चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जैम्प देखा था कि उसके अंदर हम कैसे अपाची को स्टार्ट करते हैं और हम कैसे अपना वेब पेज उस पर रख के उसको एक्सेस करते हैं। किसी को कोई इशू तो नहीं है इसमें? सबको क्लियर है? आपने क्यों बैठ रहे? क्यों? कल आपने मुझे बताना है, ठीक है? तो अब ये स्कूल, अच्छा जी। अब थोड़ा सा हम हार्ड ड्राइव में जाके देखते हैं कि ये जैम्प पड़ा हुआ कहाँ पे है। इसके अंदर आप फोल्डर्स देखें, ये थोड़े बड़े कर लेते हैं हम इसको, लार्ज। इसमें आप देखें, इसमें एक फोल्डर है पीएचपी का, नजर आ रहा है? तो ये जैम्प का फोल्डर है। अच्छा, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बारे में किसी को कुछ पता है? एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होता है? विंडोज का बेसिकली वेरिएबल्स तो वेरियो स्टोर करते हैं। विंडो के जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली आप उनके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें स्टोर की होती हैं। मिसाल के तौर पे पाथ, इनका एक हमारे पास विंडोज़ में एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है। जब हम कोई कमांड देखते हैं इसको, तो वो कमांड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी करंट फोल्डर के अंदर चेक करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, CMD करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP। क्या होता है PHP? इसको नहीं मिल रहा। असल में ये इस इमरान के फोल्डर के अंदर इसको सर्च करेगा कि PHP नाम की कोई फाइल है नहीं है। इसके पास दो चीजें होती हैं, एक जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है तो उस वक्त कुछ कमांड्स मेमोरी में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ dir, तो ये हमारे पास इस फोल्डर में नहीं पड़ी है, मेमोरी में पड़ी हुई है, ठीक है? या ये ग्लोबल पाथ में आप समझ लें पड़ी हुई है। अब ये PHP हमारे पास कहाँ पे पड़ा है? C ड्राइव में पड़ा है। अगर तो मैं उस फोल्डर में जाके रन करता हूं फिर तो काम करेगा। मसलन मैं चला जाता हूं CD ZAMP, सॉरी, और फिर CD PHP, तो इधर तो PHP काम करेगा। मैं इसका वर्जन देखना चाहता हूं, ठीक है? उससे मुझे दिखा दिया, लेकिन और कहीं पे नजर नहीं आ रहा। तो अगर मैं कोड किसी और जगह पे लिख रहा हूं तो वहां पे मैं इसको कैसे रन करूंगा? उसके लिए जरूरी है कि मैं इसको बता दूं कि भाई जब मैं आपको कोई कमांड दूं तो आप जाके इस फोल्डर में भी देखो, हो सकता है इधर आपको मिल जाए, ठीक है? तो हम एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं? हम इस तरह से सेट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, एनवायरनमेंट, ये आ गया हमारे पास एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटिंग्स में, ठीक है? इधर आप आ गए, इधर आपके पास आ जाते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। इसको क्लिक किया, यहाँ पे आ गया आप पाथ में आप एक नया पाथ दे देते हैं। यहाँ पे c/xmpp/php। अब मैंने इसको एक नया पाथ दे दिया। इन पाथ्स में वो जाके ढूंढ रहे चीजें, अब एक और जगह भी उसको ढूंढने के लिए मिल गई है, ठीक है? इसको मैं ओके करता हूँ, समझ आ गई पाथ? ये वीडियो में आपके पास होगा। दोबारा मैं बता देता हूं, आपने आना कहां पे? यहां स्टार्ट लिखेंगे, एनवायरनमेंट, एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इसमें आ गए। यहां पे आके अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेलेक्ट किया और पाथ को सेलेक्ट किया, ठीक है? उस पाथ में आपने यहां पे नया पाथ दे दिया। कोई भी ऐसी कमांड हो जो काम ना करिए, आप उसका पाथ यहां पे दे दें तो अगली बार वो शेल में काम करेगी, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट की समझ आई सबको? आई समझ आ रही है? अच्छा, अब मेरा चूंकि शेल पहले से ओपन है ये पीछे, तो इस पे इसका असर नहीं होगा। इससे मुझे एग्जिट करना पड़ेगा ताकि नए शेल के अंदर ये काम करे, ठीक है? अब मैं लिखता हूँ PHP और इसका वर्जन बताओ, तो इसने ढूंढ ली, इसको पता चल गया मैंने कहाँ से उठानी है। उन सब फोल्डर्स में देखा तो ये हमारे पास पाथ आ गया। एनी क्वेश्चंस? अब ये बताने का मतलब क्या है कि देखिए मैं PHP की कमांड दे के इसको यहाँ पे वर्जन दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं चला जाता हूँ, मैं यूजुअली अपने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करके रखता हूँ इसमें CD कोड के अंदर। इसमें मेरे पास सारे जितने भी प्रोग्रामिंग की होती है मैंने यहाँ पे रखा होता है। तो इधर मैं लिख देता हूँ मेक डायरेक्टरी, इससे आप नया फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है? आप विंडोज में भी जाके बना सकते हैं, लेकिन कमांड्स आप लोगों को आनी चाहिए। मेक डायरेक्टरी PHP,
PHP का मैंने एक फोल्डर बना लिया, उस फोल्डर के अंदर मैं चला गया। डॉस कमांड्स आती है सबको? नहीं आती? आती है? ये कमांड सीख ली? mkdir मेक डायरेक्टरी, cd चेंज डायरेक्टरी, उसमें मैं चला गया हूं। ठीक है, अब मैं एक कोड लिखता हूं यहाँ पे, नोटपैड में मैं कोड लिखता हूं, और हमें पता है कि हम जब इस तरह से लिखते हैं PHP, तो इसके अंदर कोई भी हम PHP का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूं echo hello world सेमीकोलन। इसको मैं सेव करता हूं। सबर इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, फॉन्ट्स, ताकि आपको नजर आए पीछे लड़कों को। ठीक है, नजर आ रहे पीछे वाली लोग को? तो ये हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा, इसको हम सेव करते हैं। कहाँ पे? जहाँ मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। कहाँ बनाया है? सी ड्राइव में मैंने कोड का लिया, और कोड में फिर PHP है, PHP के अंदर मैं इसका नाम, इसका जब आप नाम लिखेंगे इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ लेट सपोज example1 डॉट PHP। ठीक है, डबल कोट्स में इसलिए लिखेंगे कि डबल कोट्स ना लिखा तो example1 डॉट PHP डॉट TXT कर देगा वो। ठीक है, तो हमें TXT नहीं चाहिए, हमें PHP चाहिए। इसको मैंने किया, यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे लिख दिया PHP, और इसके बाद मैंने लिख दिया example1। तो इसने रन किया, क्या कह रहा है? अच्छा, मैंने उसमें क्लोज उसको शायद नहीं किया ये। ठीक है, CLS से स्क्रीन क्लियर हो जाती है, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, CLS क्या हो गया? तो ये तो पाइथन की तरह काम कर रही है। पाइथन पढ़ी है ना लास्ट सेमेस्टर में? उसी तरह काम कर रही है। इसका मतलब लूप, कंडीशन, सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इस तरह से हमारे पास काम हो सकता है। इसी तरह मैं इधर example2 लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल सेव एज example2 डॉट PHP, और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, हमने लास्ट टाइम देखा था कि डॉलर के साथ मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, $20 y इज इक्वल टू 30, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड की जगह। देखते हैं क्या होता है। मैं ज़रा एक चीज़ चेक करना चाहता हूँ। सम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं सम इज इक्वल टू $x प्लस $y, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ $sum। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, रन करके देखते हैं। इन दोनों को साथ साइड वाइज कर देता हूँ मैं, ताकि हमें दोनों नज़र आ रहे हो। ठीक है, ये मैं टैब का बटन दबाता हूँ। ठीक है, ये अप की दबाता हूँ तो पिछली कमांड्स आ जाती हैं। ये माउस में अप एरो होता है ना। ठीक है, आप लोगों को, चूँकि डॉस में आप लोगों ने इतना काम नहीं किया। अच्छा, और वैसे जब मैं लिखता हूँ PHP EX2, तो मैं टैब का बटन दबाऊँ, मुझे पता है इसके अलावा इसमें कोई चीज़ चाहिए, टैब का बटन दबाता हूँ तो मेरे कंप्लीट कर लेता है। तो ये चीज़ें नोट करके रखें। इसको मैंने रन किया, सम इज इक्वल टू 50। इसका मतलब ये है कि हम एक स्ट्रिंग के अंदर अगर डॉलर करके वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो ये उसकी वैल्यू जाके उठा लेता है, अगर वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ $sum1, फिर क्या होगा देखते हैं। तो वो मुझे कह रहे हैं कि भाई अनडिफाइंड वेरिएबल sum1। ठीक है, तो ये हमें एक चीज़ हमने देख ली कि इस तरह से हम कर सकते हैं। अब ये 2 प्रोग्राम्स आपके लिए मैंने बनाए हैं। मैं रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ और अभी हम एक प्रोग्राम ट्राई करते हैं। लेट्स सी, इसका नाम मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज example3.exe। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग इस एको को ही देख रहे हैं ना, तो हम इस एको में ही देखते हैं कि मेरे पास अगर एक नंबर है यहाँ पे $x इज इक्वल टू 10, और मैं साथ इसको भी हम ओपन कर लेते हैं साइड पे। ठीक है, दोनों साइड वाइज ओपन हो जाए ताकि हम देख रहे हो, और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इस नंबर को, तो मुझे पता है मैं यहाँ पे लिख दूंगा $x प्रिंट हो जाएगा ये नंबर। इसी तरह PHP EX, ये बहुत हिल रहा नहीं है मल्टीमीडिया, ज़्यादा ना हिले ना।
ये टेबल भी नहीं आ सकता। ठीक है, हो गया, 10 हो गया, प्रिंट हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं $x इज इक्वल टू 10, तो अब ये मैं कैसे करूंगा? अगर मैं यहां पे लिखता हूं $x इज इक्वल टू $x, तो फिर क्या होगा? 10 इज इक्वल टू, मैं चाह रहा हूं यहां पे $x लिखा हुआ है, फिर ऐसी सूरत में हम क्या लिखेंगे? हम इसके साथ लिख देंगे ये निशान। फिर ट्राई करते हैं अब क्या होता है। इसको हम बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर, कि आपने इसके साथ बताया कि जो मैं डॉलर का साइन बता रहा हूं इसको एज इट इज डॉलर के तौर पे प्रिंट करना है, ये इसका हिस्सा नहीं है। तो अब यहां पे आपको एक फर्क नजर आ गया। पॉइंट क्लियर है? आप क्यों वीडियो बना रही है? तो मैं वीडियो आपको दूंगा वैसे भी। हाँ चले, हाँ इसकी समझ आई? यस सर। हाथ खड़ा करें जिसको नहीं समझ आई, शाबाश। हाँ नहीं समझ आई बच्चे, क्या नहीं समझ आया आपको इसमें? हाँ इसके लिए फोल्डर जेम कैंसल बनाना है। नहीं, आप कहीं पे भी बना सकते हैं। देखिए हमने क्या किया है, आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए, अब आप cmd लिख के php लिखे तो वो एक्सेस हो रहा है। इसका मतलब आप किसी भी जगह पे फोल्डर बना लें, उसके अंदर प्रोग्राम लिखें, उधर उस फोल्डर में जाके आप जब इसको रन करेंगे, इसको रन होना चाहिए इस कोड को, ठीक है? अभी आपके पास रन हो रहा है ये प्रोग्राम, जेम कैंसल बनाएंगे हाथ में। सैम की बाहर भी आप बनाए तो काम करेगा। बात भी वही देना है। नहीं, बात आपने बस PHP का दे दिया ना, उसने आपके कोड को नहीं ढूंढना, उसने PHP को ढूंढना है, ठीक है? अच्छा जी, एक कमांड ट्राई करते हैं, मैंने बड़े अरसे से नहीं ट्राई की, इसको देखते हैं। $x is equal to trim यहाँ पे fgets है, fget है, इसको चेक करते हैं। ये डबल लाइन थी, मैंने गलती की है। अच्छा जी, ये कमांड जो है इसको गौर से देखें। इस कमांड से पहले चले मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। जब भी आप कोई डेटा बनाते हैं, डेटा टाइप $x इज इक्वल टू 10, $y इज इक्वल टू, ठीक है? तो हमारे पास एक कमांड है, इसके अंदर मैं $x लिखता हूँ और फिर वेरिएबल डम्प $y। ये आपको बताते हैं ये वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है? क्या? हाँ ये बता रहा है कि देखिए x का जो टाइप है वो क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, और दूसरे की डेटा टाइप क्या है, ठीक है? तो आप अगर चेक करना चाहते हैं मेरे वेरिएबल, देखिए ये डिबगिंग में बहुत काम आता है। जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको रिजल्ट सही नहीं आ रहे तो आप चेक करते हैं मेरी डेटा टाइप किस टाइप की है, कहीं मैंने गलत तो टाइप नहीं दी हुई, यूजर ने मुझे गलत डेटा तो नहीं दिया हुआ, उसको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमने पहले डंप सीख लिया। अब हम दूसरी चीज सीखेंगे कि यूजर से हम इनपुट कैसे लेंगे। यूजर से इनपुट लेने के लिए जो कमांड है वो ये है कि मैं यूजर से लेता हूं डेटा x वेरिएबल के अंदर डालता हूं। अब गौर से देखें, इसको मैं लाइन एक एक चीज आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है? कमांड है fgets, असल कमांड क्या है? fgets, और उसके बाद हम लिखते हैं स्टैंडर्ड stdin, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है? तो इसके थ्रू क्या होगा,
ये आपसे फुल एक लाइन तक आप डेटा लिख के एंटर करेंगे। जब आप एंटर करते हैं तो उसके अंदर पहले या एंड में या बाद में स्टार्ट में जो स्पेस है उसको ये चीज ट्रिम कर देती है। क्या कर देती है? ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल पहले मैं लिखता हूँ एको एंटर अ नंबर, एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहां से इसने इसको एंटर किया, एक्स इसके अंदर आ गया। अब ये बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप आप डालते हैं, वैसे तो ये स्ट्रिंग हमेशा इनपुट होना चाहिए, लेकिन ये इसके अंदर पीएचपी के अंदर एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है कि अगर आपने 45 लिखा है तो चांसेस होते हैं कि ये एज 45 ही उसको स्टोर करे ले। ठीक है ना। और फिर हम प्रिंट करते हैं, फिर इसको आगे ऐसा मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मैं एको कर देता हूँ $x की वैल्यू, और मैं बल्कि इसका कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं इसकी डेटा टाइप क्या थी जब यूजर ने इसको एंटर किया। ठीक है, इधर मैं कह देता हूँ लेट सपोज 34, तो उसने कह दिया ये स्ट्रिंग 34 है। ओ, अब क्या करेंगे? इसका मतलब है इस स्ट्रिंग को तो मैं दो स्ट्रिंग्स को आपस में जमा नहीं कर सकता, अगर जमा करूंगा तो क्या होगा? कनकैटिनेशन हो जाएगी। तो हमारे पास जैसे C++ में होते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे इंट, कि इसको जो भी डेटा आ रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इधर ले। अब ट्राई करते हैं क्या होता है। 34 और उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो हमने यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट किया, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं? कास्टिंग किस चीज को बोलते हैं? ये जो लोहा होता है इसको गर्म करके जब मुख्तलिफ शक्लें दी जाती हैं इसको बोलते हैं कास्टिंग। तो हम डेटा टाइप को गर्म करके उसकी शेप चेंज करें, आप ये समझ लें। ठीक है, टाइप कास्टिंग। अच्छा, अब मैं अगर चाहता हूं कि मैं चेक करूं कि एक वेरिएबल मेरे पास x है और एक मेरे पास y है, ठीक है, और इनको मैंने प्लस करना है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे $sum इज इक्वल टू $x प्लस, और मैं लिख दूं प्रिंट भी काम करता है वैसे, प्रिंट एफ। PHP में हाँ, लेकिन वो ओल्ड वर्जन का है तो इसलिए। अच्छा, एक नंबर मैंने डाल दिया 23, एक को मैंने दिया 34, तो उसने 57 मुझे सम दे दिया। ठीक है, लेकिन बेहतर यह होता है कि मैं इससे पहले डेटा टाइप को भी चेक कर लिया करूं कि इफ, चलिए हमने इफ नहीं पढ़ा तो अभी मैं नहीं छेड़ता इसको। ठीक, तो अब आप दो नंबर्स का सम निकालने का प्रोग्राम बना सकते हैं। हाँ, बना लिए। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, हम वेब की तरफ चलते हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, वापस कि उधर हम डेटा कैसे लेके आएंगे, चले। अच्छा, या इफ कंडीशन को हम यहाँ पे शुरू कर लें, क्या कहते हैं आप लोग बताएं, जो समझ आ रहा है आपको, मैं उस तरह से फ्लो में जाऊंगा। तो वही C++ वाले अगर आप कहते हैं तो इनके ऊपर 2-4 एग्जांपल्स कर लेंगे तो हमारा इफ और फॉर ये सारा कवर हो जाएगा। हम वेब के लिए सिर्फ PHP को ही क्यों यूज करते हैं? हम C++ को भी यूज कर सकते हैं या पाइथन को भी यूज कर सकते हैं। देखें, हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स हैं जो कि डिफरेंट, मिसाल के तौर पे आप अगर पाइथन को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जैंगो का सर्वर है। ठीक है, अपाची के अंदर हम PHP को यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर फिर बाज़ डायनेमिक कंटेंट बनाने के लिए हम लोग टॉमकैट को भी PHP इसके अपाची के साथ यूज़ करते हैं, उसमें जावा भी यूज़ हो जाता है। तो हर जो आपने वेब पे जो सर्वर साइड पे काम करना है उसका अपना सर्वर होता है जिसके ऊपर आप उसको करते हैं और उसकी सपोर्ट होती है। तो PHP चूँकि हमने इसलिए चूज़ किया कि एक इजी टू लर्न है, बहुत इजी टू लर्न है। दूसरे है कि इसके ऊपर आपके ज़्यादातर जो लोग ऑनलाइन वर्डप्रेस वगैरह में इन सब पे काम करते हैं तो वो सारा कुछ PHP में बने। PHP जिसकी स्ट्रॉन्ग हो वो आराम से उसके टेम्पलेट्स वगैरह को जाके कस्टमाइज कर सकते हैं, और मतलब लिमिटेशंस नहीं, आप इसमें सब कुछ बना सकते हैं। मतलब वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप सारी बना सकते हैं। थोड़ी सी लिमिटेड होगी ना कि नहीं? देखिए, पाइथन जो है उसके अंदर ये कि वो वेब के लिए भी यूज़ होती है, वो मशीन लर्निंग के लिए भी यूज़ हो सकती है,
लास्ट सेमेस्टर में जैसे मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो उसके अंदर हमने बाकायदा GUI बना के डेटाबेस एप्लीकेशंस भी बनाई थी, सब कुछ हम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इससे रेलेवेंट नहीं इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। मैं आपको बल्कि मैं GUI एप्लीकेशन दिखा भी देता हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। मेरे पास यहाँ पर शायद पड़ी हो, अच्छा इसमें यार GUI1 चलें ये देख लें, ठीक है। पाइथन कोई भी निकाल लेता हूँ, GUI3.py, ये आ गई आपके पास एक पाइथन की GUI एप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर हमने डेटाबेस भी किया। तो ये चीज़ें देखिए, मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया, तो आप PHP के अंदर भी ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन PHP में GUI के लिए हम यूजुअली वेब ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पाइथन के अंदर ये कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप कंसोल के ऊपर डेटाबेस को भी ट्राई करें तो कनेक्ट हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो कंसोल एप्लीकेशन तो आप PHP में भी बना सकते हैं, लेकिन ठीक है उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी जितनी वेब बेस्ड आप बनाते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं अब विजुअल स्टूडियो कोड पे, और अब मेरे ख्याल से बल्कि हम ऐसे करते हैं, वही अपना इफ़ कंडीशंस को इधर वो कर लेते हैं कि इफ़ कंडीशंस हमारी समझ आनी शुरू हो जाए, एक बार कवर हो जाए तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अच्छा जी, हमने सीख लिया कि डेटा हमने यूजर से कैसे लेना है। अब हम ऐसे करते हैं, इफ़ कंडीशन पे आते हैं। इफ़ कंडीशन को चूंकि आप लोग ऑलरेडी इसको 2-3 लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ चुके हैं तो उसकी डेप्थ में मुझे जाने की जरूरत नहीं। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, 3 नंबर्स में डालूंगा, आप लोग बना सकते हैं अभी। 3 नंबर्स इनपुट करें और उसमें से लार्जेस्ट नंबर, चले शाबाश बनाएं, फिर उसके बाद मैं बना के देता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल C++। अच्छा हम ऐसे करते हैं, ये मेरे ख्याल से कमेंट होता है, मुझे जितना याद पड़ता है हम कह देते हैं फाइंड ग्रेटर ठीक है। इधर हम कर लेते हैं $x इज इक्वल टू क्या था, ट्रिम, पहले हम इंट कर देते हैं इसको, तो ये आ गया x, y और z, ठीक है। इनसे पहले हमें एक स्टेटमेंट देनी ज़रूरी है कि यूज़र को पता चले कि ये क्या होने वाला है। हम यहाँ पे कह देंगे एको एंटर अ नंबर, ताकि यूज़र को मैसेज आ जाए, ठीक है। फिर दूसरे पे भी हम कहेंगे एंटर अ नंबर हो, और तीसरे पे भी हम कह देंगे एंटर अ नंबर। अच्छा ये क्लियर है, XYZ हम इंटर करा रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, ज़रा चेक करें अगर मैं कोई गलती करता हूँ मुझे साथ बताएं, कि अगर X बड़ा है Y से, ठीक है। बल्कि हम ऐसे करते हैं फिलहाल 2 नंबरों में से करते हैं ताकि हम इफ एल्स का पूरा प्रोसीजर हम कर लें, ठीक है। 2 नंबरों में से करते हैं। अगर X बड़ा है तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ गया एको X इज, हाँ चलिए ग्रेटर कर देते हैं, ग्रेटर, ठीक है। एल्स, अब देखिए इसमें एल्स है, एल्स इफ है, क्या है शाबाश बताएं मुझे। एक अच्छा एल्स इफ करते हैं हम, ठीक है। हम सारी कंडीशंस देखते हैं। एक्स, चले पहले आप लोगों के लिए मैं इस तरह कर लेता हूँ, एको अगर एक्स बड़ा नहीं है तो कौन बड़े, चले अब हम इसको बारी बारी ट्राई करेंगे और हम देखेंगे हमें आया उसकी जरूरत है या नहीं इफ एल्स की, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कंडीशंस दी, हमारे पास 3 कंडीशंस हो तो नहीं सकती। फाइल का नाम है ext2 php ex2. सॉरी मैं तो पाइथन में आया हूँ, आप लोगों को दिखाना चाह रहा था
अच्छा जी, ये आ गया। PHP मौजूद है, ext2 तो मौजूद है, ex3 exe पड़ी हुई है, और इसको हम देखते हैं, हमने सेव एज देख लेते हैं, हमने सही जगह पे किया। PHP हाँ .php रिप्लेस कर दी, PHP ext2 हाँ हो PHP। अच्छा, एंटर नंबर 12 कौन सा बड़ा था? अच्छा, ठीक काम कर रहा है। दोबारा देखते हैं, अब x को बड़ा करते हैं, x इज ग्रेटर, ठीक बता रहे हैं। अच्छा चलिए, अब एक और चीज करते हैं, कौन सा बड़ा था? तो ये तो हमारे, हाँ, तो हम इस तरह करेंगे कि हम कहेंगे एल्स इफ $y इज ग्रेटर देन $x, तो फिर y इज ग्रेटर है। और अगर ये दोनों एक नहीं है तो थर्ड कंडीशन फिर क्या है? एको बोथ आर इक्वल, ठीक है। तीसरी कंडीशन लगाएं फिर भी सही होगा। किस तरह? अगर मतलब तीसरी वाली कंडीशन जो आपने चेंजिंग की वो ना भी करने, सिर्फ एल्स लिख के ना साथ में लिखें कि बोथ आर इक्वल्स। एक सेकंड, हम ऐसे करते हैं, आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं बोथ आर इक्वल, आप क्या कह रहे हैं, क्या लिखें? लॉजिक बनाते हैं। हाँ, आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या लिखूं? बोथ आर इक्वल। पहले वाला लिखा हुआ था वही सेम इट इज सर, इसमें लिखा हुआ था y इज ग्रेटर, ठीक है, और नीचे एल्स इफ के नहीं बोथ आर इक्वल। एल्स इफ। अच्छा देखिए, एक चीज आपको समझ आनी चाहिए कि हमारे पास इफ होता है कि हम कंडीशन चेक करें कि यार ये कंडीशन देखो वरना दूसरी कंडीशन देखो, वरना तीसरी कंडीशन देखो, वरना ये करो। आखिर में कंडीशन नहीं है, हमेशा आखिर में नहीं होती, तो एल्स इफ हमेशा पहले आता है और ये कंडीशंस होती हैं, और एंड में क्या होता है? एल्स आता है, ठीक है। तो अब हम, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? $y इज ग्रेटर देन $x, ठीक है। और अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो फिर हमारे पास आ गया एको बोथ आर इक्वल। तो आपने सारी कंडीशंस टेस्ट करनी होती हैं। अब हम दोबारा रन करके देखते हैं, 4 बोथ आर इक्वल, 4 2x इज ग्रेटर, 2 4 y इज ग्रेटर, और ये हमारा प्रोग्राम सेट हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब इसी को मैं मॉडिफाई कर लेता हूं और इसको मैं कह देता हूं फाइंड इफ नंबर इज ऑड और इवन, ठीक है। अब हम एक नंबर एंटर करेंगे, तो वो एक नंबर क्या है? वो ये है। कंडीशन हमारे पास क्या होगी? रिमाइंडर वाली होगी, सॉरी ये कहाँ से आ गया? रिमाइंडर वाली होगी, तो ये हो जाएगा $x रिमाइंडर इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन, सॉरी 2 इक्वल टू, ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या आ गया? इवन, एल्स ये आ गया हमारे पास ऑड। ऑड इवन, ठीक है। तो आज हमने इफ एल्स और एल्स इफ कंडीशंस को देख लिया। सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए, आपने W3 स्कूल पे चले जाना है और उधर जाके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो इफ का सिंटैक्स है वो ये होता है, इफ यहाँ पे आपने कंडीशन दे दी। कंडीशन इज एनी स्टेटमेंट जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते 2 + 3 2 + 3 यूजुअली हम कोडिंग में करते हैं कि 0 इज फॉल्स और नॉन 0 इज ट्रू, लेकिन हम यहाँ पे हमारे पास बुलियंस मौजूद हैं इसलिए हम इस तरह की फजूल चीज़ें नहीं करते। अच्छा, अगर आपके पास एक से ज़्यादा लाइंस हैं तो आप ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, इसमें C++ जावा की तरह। अब एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, आपने अगर देखा हो तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर में काम किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आके इन दो चीज़ों को लिखा है,
PHP के अंदर मैंने टैब देके लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ। फिर आके इफ के अंदर मैंने क्या किया, इसको आगे करके लिखा है। यह आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाती है। कभी भी आप इस तरह से अगर कोड आपके सामने मैं लिखा हुआ दे दूं तो आपकी बिल्कुल इसमें रीडेबिलिटी नहीं होगी। लेट सपोज आपको कोई फाइल ला के दे इस तरह से, आप इसको देख लें, तो इसकी ये आपके पास पुअर प्रोग्रामिंग है। पाइथन तो आपको इन्फोर्स करता है कि आपने स्पेसेस देनी है, आइडेंटिफिकेशन पूरी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं जो कि एक बहुत बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। देखिए आपका कोड किसके अंदर है, PHP के ब्लॉक में, तो आपका PHP के अंदर आपके पास ये इस तरह से टैप करके हो ताकि पता चले ये PHP के अंदर ब्लॉक का हिस्सा है। फिर इसके अंदर इफ आ गया, इफ का हिस्सा ये है और एल्स का हिस्सा ये है, तो ये आपके पास हमेशा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। इफ का स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ उसके आगे आपने ब्रैकेट में कंडीशन दे दी, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने कोई स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा हो सकती हैं आपके पास, ठीक है, मल्टीपल हो सकती हैं। एक से ज्यादा अगर लाइंस हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये निशान लगा लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो गई। अब ये खाली इफ भी काम करता है, बाज़ औक़ात हमें एल्स की जरूरत ही नहीं होती। बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें हम कहते हैं अगर ये चीज इस तरह हो तो इसको इस तरह से करेंगे। हाँ, लूप के लिए नहीं, लूप के लिए नहीं, लूप इज समथिंग एल्स। हाँ, खाली इफ के अंदर कर ले। चलें, लेट्स सी इफ के अंदर हम क्या प्रोग्राम बना सकते हैं। लेट्स सी, हम कहते हैं एक नंबर एंटर करते हैं और चलें हम कहते हैं कि हमारे पास पासवर्ड है, या लेट मी ज़ूम, खाली इफ के लिए क्या होना चाहिए। सिंपल सी एक एग्जांपल करते हैं लॉजिक बनाने के लिए। हम कहते हैं कोई कोड आप एंटर करें, और कोड हमारे पास क्या है, कोड हमारे पास होना चाहिए, पहले से हमने स्टोर किया किसी वेरिएबल के अंदर कोड। हमारे पास कोड है 512। चलें, तो हम कहते हैं यूजर ने अगर कोड ठीक एंटर किया है तो आगे लिखा हुआ आ जाए कि योर कोड इज करेक्ट, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं, इस नंबर को एंटर करा है एक्स में, और यहाँ पे हम सिंपली चेक कर लेंगे कि इफ $x इज इक्वल टू $कोड, अगर ये है तो यहाँ पे लिखो आ जाए सक्सेस, ठीक है। और फेलियर हम लिखना ही नहीं चाहते, हम कहते हैं बस सिर्फ सक्सेस लिखा हुआ है, वरना कुछ भी ना लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने प्रोग्राम बना लिया, यहाँ पे हम रन करते हैं इसको, एंटर कोड, मैंने 222 किया, कुछ भी नहीं लिखा रहा, लेकिन जब मैंने लिख दिया 512 तो उसने सक्सेस लिख दिया। बाज़ औक़ात, चलिए मैं आपको एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हो सकता है कि आप चाहते हो कि अगर नेट कनेक्ट है तो तब डेटा अपलोड होना शुरू हो जाए, अदरवाइज उसको इग्नोर करें। तो आपने लूप के अंदर इफ कंडीशन डाली हुई है और वो बार बार चेक करता जा रहा है, बार बार चेक करता जा रहा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो रन कर रहा है, अदरवाइज उस लाइन को स्किप कर रहा है। तो इसको हम बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें स्किप करने के लिए भी करते हैं। थोड़ा अभी मैं इसकी एग्जांपल्स आपको देता हूँ, ज़रा सा हम फॉर लूप में जाए ना तो उसके अंदर फिर इसकी और एग्जांपल देंगे। यहाँ मैंने आपको बता दिया ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ठीक है। इसको हम कह देंगे, आप इसका ये कह दें कि सिंटैक्स में ये टाइप 1 है कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड टाइप क्या है, वो ये है कि हम इसको इस तरह से लिखें, इधर लिख लें, इसको मैं इस तरह से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम कर लेते हैं एल्स, और एल्स के अंदर स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये सब कुछ रन करो और इसको स्किप कर लो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इन सब को स्किप करो और इन सब को रन करो। समझ आ रही है? पहले केस में क्या, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसको स्किप करके आगे चले जाओ, अगर ये ट्रू है तो इन सब को रन करके आगे चले जाओ। इसके अंदर क्या है सिंटैक्स में, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इन सब को रन करो और एल्स को स्किप कर लो ब्लॉक को। अब आप इसको दो रास्ते दे रहे हैं,
या एक को रन करो या दूसरे को रन करो, ठीक है। इसके बाद अगला सिंटेक्स क्या है? अगला सिंटेक्स ये है कि मैं कहता हूं को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगला सिंटेक्स ये है कि मैं कहता हूं इस तरह से, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। मैं कहता हूं एल्स इफ कंडीशन, ठीक है, और एल्स इफ कंडीशंस, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हो सकता है और भी एल्स इफ कंडीशंस हो, ठीक है, 3 से ज़्यादा हो। अब हो गए इसमें टाइप 3 में हमारे पास क्या हो रहा है? टाइप 3 में हम कह रहे हैं सॉरी कि प्रोग्राम आए रन करता हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको रन करो, बाकी सबको छोड़ के आगे चले जाओ। अगर आप आ रहे हो और ये फॉल्स है, फिर चेक करो क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो सिर्फ इस पार्ट को रन करो, बाकी सबको स्किप करके आगे चल जाओ। अगर ये ट्रू है तो इन सबको स्किप करता हुआ आएगा कि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, तो फिर सिर्फ इन सबको रन करेगा, बाकी सबको स्किप करेगा। और अगर सारी कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो फिर क्या करेगा? एल्स को चलाएगा। समझ आ रही है? अब इस तरह का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे? ये प्रोग्राम हम इस तरह से कर सकते हैं कि आप टास्क दूं या मैं करके दूं? टास्क ये है कि आप स्टूडेंट के यस वेरी गुड मार्क्स एंटर करें और वो आपको बताए कि जीपीए क्या है। शाबाश, अभी बनाए फिर मैं रन करता हूँ। मतलब परसेंटेज बता दें आप। हाँ, परसेंटेज बेसिक है कि अगर सिंपल चले, आसान सा करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। अगर तो मार्क्स 90 से ऊपर है तो मार्क्स अगर 90 से ज्यादा हैं तो ये हो जाए ए। मार्क्स अगर 80 से ज्यादा हैं तो हो जाए बी। मार्क्स 70, अच्छा ये 80 से ज्यादा का मतलब ये कि 80 और 89 के बीच में हो, ठीक है। अच्छा 70 और चलिए मैं आपको करके देता हूं, इसके अंदर कुछ कुछ हमें एडिशनल चीजें देखनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सर 62, 69 और मार्क्स जो 60 से कम है वो फेल है। अब इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है। W3 स्कूल खोलें और देखें एंड ऑपरेटर क्या होता है। शाबाश, हाँ, एंड और ऑपरेटर क्या होते हैं उनको देखें और फिर उसको ट्राई करें। चलिए हम बनाते हैं इसको, ठीक है। सर को बंद कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी लेस देन 90। ये जरा चेक कर लें, इसमें शॉर्ट हमारे पास है ऑप्शन, यानी ये सिंगल है या डबल है, ये सिर्फ देख लीजिए। W3 डबल है, नहीं डबल
और ओरिजिनली तो सिंगल होते हैं, ये इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में होता है कि ये इस साइड पे देख लेते हैं, अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब है ये ट्रू हो या फॉल्स हो तो फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है? तो ये शॉर्ट वाला हमारे पास ये फॉर्म होती है। अच्छा, इसको हम कर लेंगे ग्रेटर देन, नहीं 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 नहीं, ये ग्रेटर देन 79 है। 79 से बड़ा है तो 80 आता है ना, उसको हम कहेंगे 69 लेस देन 80। 59 से बड़ा और यहाँ पे क्या गलती की है मैंने, ये होना चाहिए था 90 से बड़ा है। ठीक है, सॉरी 49 से बड़ा है और 60 से कम। ये टी हो क्या, एल्स ठीक है, अदरवाइज चलो ये चलिए मैं इसको रन करता हूँ। मार्क्स मैं देता हूँ पहले 92, ए ग्रेड आ गया। अब मैं मार्क्स दे देता हूँ 84, अब मैं मार्क्स दे देता हूँ 76, अब मैं मार्क्स दे देता हूँ 60, अब मैं मार्क्स दे देता हूँ 55, अब मैं मार्क्स दे देता हूँ 34 फेल। ठीक है, तो तमाम कंडीशंस ने काम कर लिया। ये SCDN कैपिटल में लिखना मस्ट है। हाँ ठीक है सर, वन दें तो वो फिर एलिजिबल नहीं चलेगी ना। हाँ, या मतलब मार्क्स ग्रेटर देन 90 ऊपर जितने भी दें तो कौन से चलेंगे? समझा नहीं किस तरह। सर अभी देखें, अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं ना मार्क्स 101, हाँ तो वो फिर हाँ, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इन्होंने बड़ा अच्छा वो किया कि अगर देखें इनका क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। अगर मैंने यहाँ पे कह दिया 101 फिर क्या होगा? अब नहीं, नहीं नहीं नहीं, अब वो जो आप सिंगल एफ वाली बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, कि स्टार्ट में ही चेक कर ले कि नंबर 100 से कम होना चाहिए, वरना यूजर को कहे दोबारा ट्राई करो। सही है। फिर इसमें एक और चीज़ है कि साथ इक्वल टू लिखेंगे, सिर्फ 90 मार्क्स हुए तो फिर भी हमें जो है ना पिछले ग्रेड शो करेगा ना। हाँ, मतलब 90 मार्क्स के अंदर ये ए ग्रेड शो नहीं करेगा, इक्वल टू साथ नहीं। समझा नहीं, 90 मार्क्स पे, जी जी, हाँ 90 पे नहीं करेगा, इसको होना चाहिए ग्रेटर देन 89। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल कर लें या सिंपली इसको 89 कर लें। वेरी गुड, ये भी अच्छी लॉजिक है। अच्छा, दूसरा आप यहाँ पे कर सकते हैं कि इफ़ लेट सपोज हम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं अगर मार्क्स इसने ज़्यादा दिए तो हम कहेंगे इनवैलिड है। ठीक है, तो हम इनवैलिड भी की भी ऑप्शन रख सकते हैं कि हम इसको इस तरह से कर लें। डिफरेंट लॉजिक्स हैं, एक लॉजिक लगा के हम ट्राई कर लेते हैं। सॉरी, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन -1, 0 से शुरू हो जाए और 50 से कम हो तब फेल है, और इसके अलावा जो भी मार्क्स हैं एल्स एको। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल लेंगे सिंपली, इधर दूसरे देने की जरूरत ही नहीं, कि मार्क्स 89 से बड़े हैं एंड मार्क्स लेस देन 101।
ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे मार्क्स दे दिए, उसने कह दिया इनवैलिड मार्क्स हैं, लेकिन मैंने मार्क्स दे दिए 100 तो मुझे बता रहा है ठीक, मैंने मार्क्स दे दिए 90 बता रहा है ठीक, मैंने मार्क्स दे दिए माइनस समथिंग इनवैलिड मार्क्स, तो अब ये प्रोग्राम और भी रोबस्ट हो गया। ठीक है, तो आपने जिस तरह इन्होंने सोचा और डिफरेंट ऑप्शंस, जब तक आप इस तरह सोचेंगे नहीं, देखिए आपने हमेशा ये चीज़ सोचनी है कि आपका ये प्रोग्राम, ये देखिए मैंने प्रोग्राम किसके लिए बनाया होगा, ये मैंने बनाया होगा नीचे ऑफिस में एक क्लर्क के रन करने के लिए। क्लर्क 1000 किस्म की गलतियां कर सकते हैं, तो आप जिस वक्त जब प्रोग्राम बना के इसको टेस्ट करते हैं तो आप ये एज्यूम करें कि वो कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स का स्टूडेंट नहीं है कि जिसको पता है स्ट्रिंग और बुलियन और फ्लोट क्या होता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से आपने देखा होगा जब फॉर्म्स होते हैं उसमें लोगों ने ड्रॉप डाउन दिया होता है, सिटी को आप डायरेक्ट टाइप नहीं करते, ड्रॉप डाउन करते हैं, क्योंकि पहले इस तरह मेरे पास ऐसा एक प्रोजेक्ट में डेटा आ चुका है जिसके अंदर लोगों ने सर्वे किया था, और ये जो मानसेरा साइड है, इन साइडों पे आर्टिसंस होते हैं जो जिनकी अपनी स्किल्स होती हैं, शॉल बनानी या कुछ, उनका डेटा रखा हुआ था। तो उधर मुख्तलिफ छोटे छोटे फिर इलाकों के नाम आते हैं, मिसाल के तौर पे इलाके का नाम है डब्बा, तो किसी ने DABBA लिखा था, किसी ने सिंगल B लिखा हुआ था, तो ये इनकंसिस्टेंसीज आ रही होती है। इसीलिए आपने देखो कि फॉर्म्स में सिटी वगैरह के अंदर ड्रॉप डाउन होता है कि आप यूजर को टाइप करने की जरूरत ना पड़े, उसके स्पेलिंग गलत होते हैं, डायरेक्ट क्लिक करें और वो सेम टू सेम आ जाए। तो आप लोगों ने ये एक चीज़ हमेशा ख्याल रखनी होती है, जब आप कोड बना रहे हैं तो आप एज्यूम करें कि स्टूपिड से स्टूपिड मिस्टेक जो आप नहीं एज्यूम कर सकते वो यूजर कर लेगा। ठीक है, तो एक आखिरी प्रोग्राम बनाते हैं इफ का, इफ की एक टाइप हमारे पास रह गई है, उसको बनाते हैं। तो टाइम ओवर हो गया, चले अगले हफ्ते करेंगे इसको, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ